नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिवृत्ति के तहत पार्ट 3 पर। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में बहुत अच्छे से अभिवृत्ति के विभिन्न पक्षों को समझा है और उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी की है। आज हम बात करेंगे अभिवृत्ति के तीसरे और आखिरी पार्ट पे। बाकी जो चीज़ें होंगी वो अप्लाई करने वाली हैं, जिन्हें हम केस स्टडी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हमारी जो अभिवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, उसका हमारे विचारों से क्या संबंध है। हमारे विचारों से क्या संबंध है, ये काफ़ी हद तक बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हैं। थोड़ा सा अंतर है, जुड़े तो है ही। देखिए, विचार क्या होता है? किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक योग्यता है ये। मतलब जो हम सोचते हैं, समझते हैं और मूल्यांकन करते हैं, वही है, वही विचार है। और पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह एक तरह की अभिवृत्ति है, ठीक है। किसी समूह के प्रति, किसी के प्रति आपने पहले से कोई रूढ़ धारणा बना रखी है, वो पूर्वाग्रह होती है। बेसिकली वो एक अभिवृत्ति है। हम जिसे कह सकते हैं कि नकारात्मक या सकारात्मक, हालांकि ये नकारात्मक सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है पूर्वाग्रह, तो ये एक अभिवृत्ति है। जब हम युवा होते हैं, व्यक्ति जवान होता है, उस समय हमारे विचारों का काफ़ी हद तक प्रभाव होता है हमारे अभिवृत्ति पर। जैसे मान लेते हैं कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, इस दौरान आपसे किसी ने कहा कि भाई आप जो ये सोच रहे हो ना, ये आप गलत सोच रहे हो, और उसने अच्छे खासे तर्क विचार प्रस्तुत किए, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपनी सोच बदल देंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, वो मैंने इन सूचनाओं के आधार पर ऐसी सोच बना ली थी, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, सोच बदल सकती है वयस्क जीवन में। लेकिन अगर आप इन्हीं सोच को लेकर, ऐसे ही विचार को लेकर बूढ़े हो गए, उस समय आपकी सोच बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आप अभी अपने दादा दादी को देखें या उनकी उम्र के किसी को देखें, यहाँ तक कि माता पिता को भी देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको लगती हैं, अगर ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन घर वालों को लगता है कि तो बड़ी संकट की बात है, ये बड़ी दिक्कत है। जैसे सिंपल लड़कियां हैं, आज की जनरेशन में लड़कियों को, महिलाओं को बाहर घूमने की आज़ादी में युवाओं को कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर लोग मानते हैं। हालांकि हमारे यहाँ अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं, पुरुष, जिनको बड़ी समस्या है, वो रूढ़िवादी सोच से अभी भी ग्रसित हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पढ़े लिखे समझदार युवा हैं, उनका मानना यह है कि ठीक है, सबको बराबर का हक होना चाहिए। अगर लड़के रात में बाहर जा रहे हैं किसी काम से, तो लड़कियां क्यों नहीं जा सकती? ठीक है। लेकिन माता पिता को दिक्कत है। माता पिता के अंदर चाहे डर की वजह से हो, चाहे पुरानी सोच की वजह से हो, उस सोच को बदलना आसान नहीं है। दादा दादी की सोच को बदलना आसान नहीं है। और ये चीज़ें और भी एग्जाम्पल्स के साथ लागू की जा सकती हैं। वयस्क जीवन में चीज़ों को हम देखते हैं कि अभिवृत्ति पर हमारे विचारों का प्रभाव ज़्यादा होता है। हम विचार करते हैं और उसके अनुसार अभिवृत्ति अपनी बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, ठीक है। और विचारों से ही तो हमारी अभिवृत्तियाँ बनती हैं। जिस तरह का विचार हम करते हैं, उसी तरह की सोच हमारी हो जाती है। अब दिन रात हम विचार कर रहे हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम बड़ा कठिन है, हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता, इसी तरह के विचार हम कर रहे हैं, इसी तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, यही सारी बातें हो रही हैं, कोई इसी तरह का तर्क दे रहा है। हमारा एटीट्यूड धीरे धीरे ऐसा बन जाएगा कि यूपीएससी निकलना पहाड़ हो जाता है। और आज सबसे बड़ी दुर्घटना यही हुई है हिंदी माध्यम के साथ कि यूपीएससी को लेकर के इस तरह की धारणा बन गई है। इस पर हम डिबेट में नहीं जाएंगे। हो सकता है कि ये बात किसी को आहत कर जाए, अरे अरे आप ऐसे कह दिए, यूपीएससी भेदभाव करती है, ये करता है, वो अपनी जगह सही हो सकता है, उसमें हम नहीं जाते, वो आपकी बात से मैं सहमत भी हो सकता हूँ। लेकिन अभिवृत्ति की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो एक एग्जाम्पल है। कुछ लोगों को एग्जाम्पल दे दो ना, तो वो पछता नहीं है, उसी को पकड़ के झूल जाते। तो अभिवृत्ति बन गई यूपीएससी को लेकर, ठीक है। जिस तरह का हम विचार करेंगे उस तरह की अभिवृत्ति बन जाती है। आगे, अभिवृत्तियों के परिवर्तन में भी विचारों की बड़ी भूमिका है। यानी कि इसी एग्जाम्पल को लें, अगर अभी इसी 2022 में, 23 में, 24 में कभी भी एक व्यक्ति पहली रैंक लेके आ जाए हिंदी माध्यम से, देखिए कैसे विचार होने लगते हैं। जगह जगह चर्चा होगी कि हिंदी माध्यम से पहली रैंक, हिंदी माध्यम से टॉप 10 में। तो विचारों की वजह से अभिवृत्ति बदलनी शुरू हो जाएगी। हिंदी माध्यम में जो डर है धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और सकारात्मक अभिवृत्ति बन जाएगी। तब यूपीएससी उतनी कठिन नहीं लगेगी जितनी कि अभी लग रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखें कि विचार और अभिवृत्ति एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब ज़रा हम देखें कि जो हमने अभिवृत्ति बना रखी है, जो एटीट्यूड हमारा है, वो हमारे विचारों को भी तो प्रभावित कर सकता है। एटीट्यूड अंदर बैठा है
और विचार अभी आने वाला है बाहर से। ठीक है, अब देखिए होगा ये कि चयनात्मक निषेध हो जाए और इससे क्या हो कि नए विचारों को वो रोक दे। जैसे हमने मान लेते हैं कि हमने इसी को ले लिया, मान लेते हैं कि यूपीएससी की बात को ले लिया, कोई व्यक्ति बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, उसके अंदर जो है ये घर कर गई है बात कि यूपीएससी निकालना बहुत कठिन है, हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, जो भी है। अब कोई कहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति भड़क जाएगा। कैसे कह सकते हो, मैंने इतने अच्छे से तैयारी की है, जो भी है। देखिए सॉरी, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल बड़ा सटीक है। आप अपने दिल पे मत लीजिए, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं अभिवृत्ति की बात कर रहा हूँ कि अगर हमने बहुत गहरे स्तर पर अभिवृत्ति बना ली है और कोई नया विचार आए तो हम उसका विरोध करने लगते हैं। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने बातें की हैं कुछ लोगों से, तो ऐसा होता है। उन्हें कह दो कि यूपीएससी निकालना आसान है तो वो भड़क जाते हैं। निकालना आसान है तो रिजल्ट दिखाओ, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चयनात्मक निषेध हो जाता है, नए विचार को हम आने नहीं देते आगे। और नए विचारों की व्याख्या भी हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते। जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी संप्रदाय के बारे में, किसी धर्म के बारे में कोई सोच बना रखी है, ठीक है, और उससे संबंधित नए विचार कोई हमें दे रहा है। मान लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा हमारी राजनीति में होता रहता है, तो हिंदुओं के मन में, मुसलमानों के मन में अलग अलग पार्टियां ये घर बनाती चली जाएं कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। और वैसे में कोई व्यक्ति आके हमसे कहे कि अरे यहाँ हमने देखा कि हिंदू मुसलमान जो है एक साथ त्यौहार मना रहे थे, गले मिल रहे थे, खुशियाँ बांट रहे थे, तो वहाँ हम स्वतंत्र रूप से उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे मन में अभिवृत्ति बहुत गहरी बैठी है तो हम कह रहे ये सब तो ऐसे ही अपवाद है, लेकिन सब ऐसे थोड़ी होते हैं। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं, हम अपनी अभिवृत्ति से बंधे हुए हैं। हम उसे अपवाद कह के टाल देंगे लेकिन अपनी अभिवृत्ति को जस्टिफाई करेंगे। और एक और चीज़ होती है, अगर पहले से हमने अभिवृत्ति बना रखी है तो पहले से पूर्व चेतावनी के द्वारा ही हम किसी के विचार के प्रति नकारात्मक रुख रखते हैं। हम उससे उल्टा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और अगर आप टीवी डिबेट्स देखते हो, हालांकि देखना नहीं चाहिए, मैं तो गलती से कभी कभी देख लेता था, वहाँ ये चीज़ें अक्सर होती हैं कि डिबेट शाम को जो है प्राइम टाइम पे डिबेट चल रहा है किसी चैनल पर, और सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है और हमें पता चल जाए, मतलब मान लेते हैं मैं भी डिबेट कर रहा हूँ और किसी ने कुछ ऐसा कहना शुरू किया जो मेरे विपरीत पॉइंट रख रहा है, अब मुझे लग रहा है कि अब ये मेरी बात तो अब काट देगा, अब मेरी बात काट देगा, तो मैं उसके प्रति पहले से नकारात्मक रखते हुए कोई ना कोई तर्क खोजना शुरू कर दूंगा। बाद में जाए उसकी बात वो क्या कह रहा है, मैंने अपने तरीके से तर्क निकाल लिया। पहले से चेतावनी हमारे मन में आ जाती है कि अब विचार बदलेगा, सावधान हो जाओ, तुम्हारे अभिवृत्ति के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है। ये जो अभिवृत्ति है ना, नए विचारों को आने नहीं देती हमारे अंदर। हमने बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अभिवृत्तियाँ नए विचारों को आने से रोक देती हैं। तो इसका मतलब वहाँ हमने प्लस पॉइंट भी देखा था, नेगेटिव पॉइंट भी देखा था, माइनस भी। तो ये विचारों पर प्रभाव होता है। आगे देखते हैं, निर्माण और परिवर्तन। इस तरह का हमने इस तरह की बातें हमने की हैं एक पार्ट में, यहाँ फिर से हम देखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ नए पॉइंट्स हैं। आप दोनों को मिक्स करके आंसर लिख सकते हैं, जिस तरह का प्रश्न होगा, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार। फिलहाल हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कारक हैं जिनसे हमारी अभिवृत्तियाँ बनती भी हैं और उनमें बदलाव भी हो सकता है। सबसे पहला परिवार, क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन की शुरुआत परिवार से ही होती है। परिवार जिस तरह की सोच रखता है, जिस धर्म का है, परिवार की नैतिकता, परिवार का व्यवसाय, ये सारी चीज़ें हमारे अभिवृत्ति को बनाती हैं। और अगर परिवार में कोई बदलाव हुआ तो हमारी अभिवृत्ति बदलती भी है। तो परिवार की भूमिका बहुत अहम है। इसके बाद देखें, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं, और बाकी का जो आसपास का समाज है वो कैसा है। आप देखें कि किसी खास मोहल्ले में लगभग सबकी मानसिकता एक जैसी हो जाती है, ज़्यादातर कई मुद्दों पर लेकर के आस पड़ोस के लोगों का साथ रहते सोच एक जैसी हो जाती है। हमारे मित्र जैसे हैं, हमारी सोच काफ़ी मिलती जुलती है, इससे हमारी अभिवृत्ति बनती है।
हम समाज में रहते हैं, समाज जैसा रहता है हम उसके अनुसार धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी अभिवृत्ति को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। अगर पड़ोसी चेंज हो जाए, अगर हम किसी और मोहल्ले में रहने लगे, किसी और शहर में चले जाएं, हमारी अभिवृत्ति, हमारी सोच बदल सकती है। अगर हमारे मित्र बदल जाएं, हमारे नए दोस्त मिल जाएं, हमारी सोच बदल जाएगी। अगर हम दूसरे समाज में, अभी भारतीय समाज में है, भारतीय समाज से अब चले जाएं अमेरिका या यूरोप के किसी देश में चले जाएं, हमारी सोच कई सारी चीज़ों को लेकर बदल जाएगी। 1 साल के अंदर 10, हो सकता है 10 दिन में बदल जाए, हो सकता है 1 महीने में बदल जाए, हमारी सोच बदल जाएगी। और किस तरह की शिक्षा हमें मिली है, इससे हमारी अभिवृत्ति बनती है। मोटे तौर पर बहुत बड़ा ये हिस्सा है हमारे एटीट्यूड को बनाने में, किस तरह का एजुकेशन हमने लिया है। इसी से हम धर्म, जाति, समाज, महिलाएं, अर्थव्यवस्था, राजनीति, हर चीज़ के बारे में बड़ा भाग इसका होता है शिक्षा का, जिसने हमारी अभिवृत्ति को बनाया है, एजुकेशन। तो इससे हमारी अभिवृत्ति बनती भी है और बिगड़ती भी है। अगर कुछ लोगों की अभिवृत्ति गलत है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, उन्हें अगर हम शिक्षित करें, जागरूक करें, तो उनकी अभिवृत्ति बदल जाएगी। यानी कि ये सारे कारक ऐसे हैं जो अभिवृत्ति को बनाते भी हैं, एटीट्यूड को बनाते भी हैं और उसे बदलते भी हैं। और हित समूह, दबाव समूह की भूमिका भी होती है। किस तरह के हित समूह में आप रहते हैं, किस तरह के, मतलब दबाव समूह, मतलब सिंपल है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन चल रहा है और आप उसमें एक सदस्य हैं आप भी, तो आपकी अभिवृत्ति उसी से मिलती जुलती होगी। समझ रहे हैं? आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं, आपकी अभिवृत्ति उनसे मिलती जुलती होगी। इनकी मतलब इनकी जो भूमिका है, इनके जो काम है, उनका प्रभाव हमारे एटीट्यूड पर पड़ता है। और मीडिया का भी बहुत बड़ा असर होता है हमारे एटीट्यूड को बदलने में। अगर मीडिया कुछ खास तरह की खबरें दिखाने लगे तो धीरे धीरे हमारे समाज की सोच वैसी हो जाती है। और ख़ास तौर से आप देखें, जो राजनीतिक प्रचार होते हैं उनमें मीडिया का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, ताकि लोगों की सोच बदली जा सके, उनके एटीट्यूड को चेंज किया जा सके, अपने पक्ष में किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों से, अगर मीडिया में ही मीडिया का रोल बदल दिया जाए, मीडिया सरकार से प्रश्न पूछने लगे, मीडिया सरकार को नसीहत देने लगे और जनता की आवाज़ उठाने लगे, तो लोगों की सोच फिर से बदल जाएगी, एटीट्यूड बदल जाएगा, डिमांड करने लगेंगे लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि एटीट्यूड में अगर हमें बदलाव करना है तो कौन कौन से कारक हैं जो हमें हेल्प करते हैं, जिनके तहत हम एटीट्यूड में, किसी के एटीट्यूड में, चाहे अपने एटीट्यूड में चाहे दूसरे के एटीट्यूड में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि करके। पहली चीज़, संदर्भ समूह में बदलाव कर दिया जाए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, इनके साथ हम रहते हैं, अगर यही बदल जाए तो हमारी सोच बदल जाएगी। एक होता है बाध्यकारी संपर्क। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि हिंदू मुसलमान को लेकर के लोगों में मतलब एक दूसरे के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है, लेकिन ऐसा कर दिया जाए कि एक व्यक्ति जो कट्टर हिंदू है, एक व्यक्ति कट्टर मुस्लिम है, इन दोनों को एक साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए। आप एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे एक दूसरे के व्यवहार को समझते समझते हो सकता है कि इनकी कट्टरता कम हो जाए या ख़त्म हो जाए और प्रेम बढ़ जाए। अगर बाध्यकारी संपर्क हम बनाएं तो एटीट्यूड में बदलाव हो सकता है। और ये उल्टा भी इसका हो सकता है, किसी के प्रति हम बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, कभी मिले नहीं, दूर दूर से देखते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है, लेकिन साथ में रहना पड़ जाए, अभिवृत्ति बदल जाती है। जैसे किसी को देख लग रहा है कि काश हमारी शादी इनसे हो जाती, और शादी हो गई तो पता चल रहा है कि काश हम छूट जाते, काश छुटकारा मिल जाता। तो अभिवृत्ति जो है बाध्यकारी संपर्क से बदल सकती है। ठीक है, आगे, अपेक्षित भूमिका निर्वाह। इसका क्या मतलब है? हमने किसी भी चीज़ को लेकर के एक एटीट्यूड बना रखा है, अगर उसे बदलना है, जैसे मान लेते हैं कि आदिवासियों को लेकर के हमारे मन में ये एटीट्यूड हो गया कि अरे ये तो आदिवासी हैं, पुराने तरीके से जीवन जी रहे हैं, ये मॉडर्न नहीं है, ये निचले दर्जे का जीवन जी रहे हैं। हमने क्या किया कि जिसकी ऐसी सोच है उसे कहा कि आप जाइए और 10 दिन, 1 महीने, 1 साल आदिवासियों की तरह जीवन जीना शुरू करिए। उनका जो वैल्यू सिस्टम है उसे समझिए, जो प्रकृति के प्रति प्रेम है उसे समझिए, प्रकृति का संरक्षण है, सामाजिक व्यवहार है, एक दूसरे की परवाह है, उसे समझिए। उस भूमिका में जब हम रहेंगे वही रोल निभाएंगे, उन्हीं के जैसे वन में गए, फल वगैरह लेकर आए, वहीं खा रहे हैं, वहीं से ज़मीन पे सो रहे हैं,
हमारी सोच बदल जाएगी। कोई व्यक्ति बड़ा आस्तिक है और उसे कह दिया जाए कि आप जो है किसी भी आध्यात्मिक कोई वो है, मतलब धार्मिक कोई शो है, उसमें वो करिए कि विलेन का रोल करिए, जो मान लेते हैं रावण का रोल करिए हो सकता है कि वो रावण का रोल करते करते वो नास्तिक हो जाए। हो सकता है कि वो किसी राक्षस का रोल करते करते उसकी आस्तिकता कम होने लगे। या इसका उल्टा भी कर दीजिए कि कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता लेकिन कह दे कि आप रामलीला में आप राम बनेंगे, तो उस भूमिका में आके हो सकता है उसकी सोच बदल जाए कि राम कैसे सोचते हैं, कैसे लोगों की परवाह करते हैं, या कृष्ण या ईसा मसीह या जो भी आप जिनके भी किसी भी धर्म के व्यक्ति को ले लें, तो इस तरह से भूमिका निर्वाह करने से, वो रोल निभाने से हमारी सोच बदल जाती है। सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं? देखिए, संस्कृति जो है ना, ये कभी भी अस्थायी नहीं होती और ऐसा भी नहीं होता कि तुरंत बदल जाएगी। संस्कृति धीरे 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 बदलती रहती है। हम पुराने ज़माने से यहाँ तक पहुँचे हैं। सती प्रथा कभी बहुत ज़्यादा नैतिक बात थी, अभी नहीं है। सती प्रथा को लेकर हमारी सोच बदल चुकी है। इसी तरह से बलि चढ़ाई जाती थी लोगों की, इंसानों की बलि भगवान को खुश करने के लिए, अभी नहीं है। तो इस तरह से जब संस्कृति बदलती है तो हमारी अभिवृत्ति भी धीरे धीरे समय के साथ बदल जाती है। और अगर किसी के व्यक्तित्व में ही बदलाव हो जाए, पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, बेहतर हो जाए, तो उसकी सोच बदल जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति मिलता है और उससे मिलने के बाद हमारा व्यक्तित्व अचानक से बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फिल्म देखते हैं और हमारे व्यक्तित्व में बदलाव हो जाता है। हम कोई किताब पढ़ते हैं और हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है। और जैसे हमारा व्यक्तित्व बदला, इसमें ओवरऑल हर चीज़ शामिल है। हमारी अभिवृत्ति भी शामिल है, हमारे विचार भी शामिल हैं, हमारा व्यवहार भी शामिल है, हमारा आचरण भी शामिल है। सब कुछ बदल सकता है। तो ये एक कारक है। इसके अलावा, इस पे हमने बात किया था, अतिरिक्त सूचनाएं अगर हमें मिल जाएं तो अभिवृत्ति बदल जाती है। जैसे सांप वाला एग्जाम्पल ले लें कि ज़िंदगी भर हमने यही सांप देखा है जो काटता है तो कुछ नहीं होता है, उसके साथ खेल रहे हैं, और बाद में सूचना मिली कि ये वाला जो नया सांप है ये बस सूंघ ले आपको, तो फिर आप बेहोश हो जाएंगे, मर सकते हैं। अतिरिक्त सूचना मिली, हमारी सोच बदल जाएगी, सांप देख के भागने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है अलग से, धारण या अनुनयन, ये करके अभिवृत्ति को बदला जा सकता है। मुझे पक्का पता है कि आपको समझ में नहीं आया ये धारण क्या है, अनुनयन क्या है, तो इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अलग से प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसुएशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। आप मान लीजिए कि अलग टॉपिक शुरू हो गया है, तो अभिवृत्ति में बदलाव ही, लेकिन प्रश्न इस तरह से बना दिया जाए कि अभिवृत्ति बदलने में धारण या अनुनयन की क्या भूमिका है, तो आप कैसे जवाब देंगे? इसको अच्छे से समझ लेते हैं, छोटा सा ही है। देखिए, जो परसुएशन है यह एक प्रकार का संप्रेषण संचार है, या फिर अभिव्यक्ति है, खुद को व्यक्त करना है, और ये पर्पस के साथ होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, और जो श्रोता हैं, पाठक हैं, उनकी अभिवृत्ति नहीं, अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। कुल मिला के ये है कि एक प्रकार का प्रचार है। ठीक है, और जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो श्रोता है, मतलब आप अभी देख रहे हैं तो आप व्यूअर हो सकते हैं, आप मेरी किताब पढ़ें तो आप पाठक हो सकते हैं, इनके व्यवहार को, इनकी अभिवृत्ति को बदलने के लिए मैंने कुछ किया, कोई संप्रेषण किया, कोई संचार किया, कोई अभिव्यक्ति की, तो ये अनुनयन है। ठीक है, और इसमें इसका मेन मकसद होता है कि व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, उसे बदला जाए। और ये होता कैसे है देख लेते हैं। देखिए, इसका जो तरीका है वो क्या है, पोस्टर लगवा दिए, रेडियो पे आप विज्ञापन दे रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप चीज़ें बता रहे हैं, टीवी पर शो और विज्ञापन के माध्यम से, मैगजीन में, अखबार में चीज़ें आप डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखते देखते हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अब दिन रात आप सोच देख रहे हैं टीवी पर, लाइफ बॉय लाइफ बॉय लाइफ बॉय, और आप दुकान पे गए और दुकानदार से कहे हमको साबुन दीजिए, तो उसने कहा कौन सा साबुन, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग से निकल जाए लाइफ बॉय। या फिर ऐसे कोई नया साबुन आ गया, डव आ गया, तो मन में आएगा कि ये नया वाला है, ये बोल दे दीजिए, तो कौन सा, तो डव दे दीजिए। इस तरह से जो विज्ञापन है, इन सारी चीज़ों से व्यक्ति की अभिवृत्ति, उसकी सोच बदली जाती है। लेकिन ये कई तरीक़ों से होता है, इसके कई उपाय हैं, और इन उपायों को पढ़ के लोग मार्केटिंग सीखते हैं,
ठीक है, यही मार्केटिंग वालों को यही सिखाया जाता है। कैसे आप लोगों की अभिवृत्ति बदलेंगे, कैसे परसुएशन करेंगे। पहली बात, अब मान लेते हैं कि मैं अब अपने चैनल का आपको जो है विज्ञापन दे रहा हूँ, तो पहली बात ये होनी चाहिए कि संप्रेषण विश्वसनीय होना चाहिए। जब मैं आपसे कहूँ कि यह चैनल बहुत बढ़िया है, तुरंत सब्सक्राइब करिए, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि ऐसा है भी कि बस ऐसे ही फेंके जा रहा है। तो मुझे सबूत देने होंगे कि आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, आप वीडियोस देखिए, कम समय में कैसे हम हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। तब हो सकता है कि आपकी सोच बदले, और आकर्षक भी होना चाहिए। अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, सामने से पढ़ाऊँ, यहाँ पे चित्र हों तरह तरह के, अब यही सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, आप ज़्यादा आकर्षित होंगे। और अगर विज्ञापन की बात करें, आपकी सोच बदलनी है, चैनल सब्सक्राइब करवाना है, तो विज्ञापन मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि पीछे से एकदम म्यूजिक आ रहा है, वो वॉरियर वाला, एकदम रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद से मैं कह रहा हूँ कि अगर सफल होना है तो ये देखिए, हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए, ये मैंने ये किया है, प्री निकाला, मेंस निकाला, इतने बढ़िया नंबर आए। आप फिर आकर्षित हो जाएंगे, अरे तेरी, यहाँ सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, काम की बात है। इसके अलावा जो श्रोता है, जैसे आप हैं, आपकी सोच बदलने के लिए आपकी भावनाओं को उत्तेजित करना बहुत ज़रूरी है। आप कोलगेट का प्रचार देखते हैं, उसमें कहता है डॉक्टर ने सुझाया, वो पता नहीं वो डॉक्टर है कि 500 रुपये लेके आया है, कि माताओं की पसंद है ये दूध वाला, पैकेट वाला दूध, या फिर किसी महिलाओं को लेके आ जाए, क्योंकि घर का कोई सामान भी बेचना है तो महिलाओं को लेके आ जाएगा। ठीक है, भावनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं माताओं से, बहनों से। और इसी तरह से डर है, डर का मार्केट है। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे ऐड आएंगे यूपीएससी की तैयारी को लेके, जिसमें बार बार कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी इतनी कठिन है, लाखों लोग तैयारी करते हैं, कुछ ही लोग असफल होते हैं। इससे हमारे मन में डर पहले उत्पन्न होता है। जब हम डरेंगे तब आपको लॉलीपॉप दिखाया जाएगा, तो हम है ना आपके साथ, हम तैयारी कराएंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। पहले आपको डराया जाएगा, आपकी भावनाएं उत्तेजित होंगी, उसके बाद से आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा। जैसे हम कहें कि भागो भागो, पीछे से भूत आ रहा है, भागो, अब आप डर गए, और फिर हम कह रहे हैं ये देखो दरवाज़ा, आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, तुरंत दरवाजे की तरफ भागेंगे। ऐसे ही है। अब मैं कह दूं कि देखो, यूट्यूब पर जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर लोग आपका समय ख़राब कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के नाम पे या फिर जीएस के नाम पर कुछ ऐसे ही लॉलीपॉप दिखा के एक दो टॉपिक कवर करके छोड़ देते हैं, आप सब्सक्राइब करके झूलते रहिए। हम आपको पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमने आपको डराया कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं, आप दोबारा फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर फेल होंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे। यहाँ एक ही बार में हर चीज़ कवर करिए, प्रैक्टिस करिए, आराम से हो जाएगा। तो आपकी भावनाएं फिर जागृत हुई, फिर आप यहाँ आएंगे, फिर देखेंगे ऑप्शन तो बड़ा बढ़िया है, समय से चीज़ें हो रही तो आप वो कर लेंगे। और एक और चीज़ है, दो तरफा संचार होना चाहिए। अगर आप किसी की अभिवृत्ति बदलना चाहते हैं तो दो तरफा आपका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कहूँ कि मैं जो है, जब मैं पढ़ता हूँ तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद मेरा मन नहीं लगता, दिमाग जो है भारी हो जाता है, क्या आपके साथ ऐसा होता है? तो आप कहेंगे हाँ भाई हाँ होता है। तो आप हमसे कनेक्ट हो गए। अब आपको मैं अपने अनुसार चीज़ें समझा सकता हूँ, अब आपको मैं अपने तरीके से किसी रास्ते पर लेकर जा सकता हूँ। तो इस तरह से विज्ञापन जब दिए जाते हैं, जो चीज़ें की जाती हैं अभिवृत्ति को बदलने के लिए, ये उपाय हैं। अगर इनको बहुत अच्छे से किया जाए, बहुत प्रभावी तरीके से किया जाए, तो व्यक्ति की अभिवृत्ति बदली जा सकती है, और ऐसा हो रहा है। इसी से तो मार्केटिंग चल रही है। पूरी दुनिया का जो बाज़ार है बहुत हद तक इसी पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभिवृत्ति बदलने की हम कोशिश करते हैं और हर बार हम सफल हो जाते हैं। इसमें विफलता भी मिलती है, और उसका एक कारण भी है। कारण ये है कि अगर कुछ चीज़ें हो जाए, हमारे दिमाग में जो अभिवृत्ति बनी हुई है, कुछ चीज़ें हमारे साथ घटित हों, तो सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले, हम पूरी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। हम जो सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग में बना रहेगा। जैसे अगर पूर्व चेतावनी का आभास हो जाए, हमारा दिमाग कह रहा है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है, अपने चैनल का प्रमोट कर रहा है, पढ़ा रहा है एटीट्यूड, और प्रमोशन हो रहा है चैनल का, भाई हम लेक्चर सुन लेंगे, सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे। ये क्या है? पूर्व चेतावनी है। हमने जो दिमाग में बिठा रखा है उसको लेकर के हमारा दिमाग हमें चेतावनी देने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ प्रतिक्रिया,
किसी चीज़ को लेकर प्रतिक्रिया हमारी जो होती है उससे भी हम एटीट्यूड में बदलाव नहीं करते। अब कोई विज्ञापन दे रहा है साबुन का, वो कहे कि तुरंत खरीदो नहीं तो कल आपको खुजली हो जाएगी, अब जाओ भाई हम नहीं खरीदेंगे, देखते हैं क्या होता है। हम कहें कि तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे, अच्छा ऐसी बात है। तो प्रतिक्रिया देते जब हम देने लगते हैं तब भी हमारा एटीट्यूड नहीं बदलता। परसुएशन करने की कोई कोशिश कर रहा है, अनुनयन, और अगर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा। हम सुन लेंगे, ठीक है जाओ, बदलेंगे नहीं। एक होता है चयनात्मक उपेक्षा। चयनात्मक उपेक्षा का क्या मतलब है कि जो श्रोता है अगर उसे लगता है कि इसके तर्क गलत हैं, अगर मेरी बातें आपको गलत लगती हैं, जो मैं कह रहा हूँ अपने चैनल के बारे में विज्ञापन दे रहा हूँ और आपके अभिवृत्ति को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोई राजनीतिक दल लोगों को लुभा रही है, ठीक है, लुभा रहा, जो भी कर रहे हैं, या फिर घृणा फैला रहा है, आप पे उसका प्रभाव कम पड़ेगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आपने समाज को समझा है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चे उससे प्रभावित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तर्क लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहा है। चयनात्मक उपेक्षा करते हैं। आपके एटीट्यूड को बदलना आसान नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, या जो बहुत ज़्यादा वो हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इस रूप में पढ़े लिखा नहीं है कि सामाजिकता को समझ सकें या एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, उन्हें आसानी से उकसाया जा सकता है। लेकिन आपके पास तर्क है तो आप चयनात्मक उपेक्षा करेंगे और आप बदलेंगे नहीं, ये चीज़ होती है। आगे इस कारण भी जो है अभिवृत्ति बदलने में दिक्कत होती है। एक होता है पक्षपातपूर्ण ग्रहण। इसका मतलब क्या है कि अपनी अभिवृत्ति के विपरीत कोई सूचना दी गई है, उसको संदेह की निगाह से देखना। मतलब आपने कोई चैनल सब्सक्राइब किया, वहाँ से आप बहुत संतुष्ट हैं, और मैं उसी चैनल का नाम लेकर कहूँ अरे फलाना तो कुछ नहीं बताते, ये तो आपका समय ख़राब करते हैं, ये तो बस ऐसे ही है, तो आप संदेह से भर जाएंगे, फिर आपके एटीट्यूड में बदलाव नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे विफलता होगी। और एक और मज़ेदार चीज़ होती है, मनोवृत्ति ध्रुवीकरण होता है। इससे भी एटीट्यूड में बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि कई सूचनाएं अगर दे दी जाएं तो सामने वाले उसकी व्याख्या ऐसे करता है जैसे कि वो समर्थन कर रही है हमारी सोच के ही। जैसे एक मैंने आपने ये सुना होगा, एक डॉक्टर ने क्या किया कि कुछ शराबियों को शराब छुड़ाने के लिए क्या किया कि गिलास में शराब रखा और उसमें फिर एक केचुए को डाल दिया, और वो केचुए जो है उसका शरीर कट गया शराब के असर से। तो उसने कहा कि आपने इससे क्या सीखा? तो एक शराबी उठ के कह रहा है कि हमने ये सीखा कि शराब पीने से पेट में कीड़े मकोड़े मर जाते। ऐसा मतलब तो नहीं था। जो व्यक्ति बता रहा है उसका मकसद तो ये था कि इन लोगों को शराब छुड़ाया जाए कि इससे नुकसान होता है, लेकिन चूंकि ये इस रूप में देख रहे हैं, मनोवृत्ति का ध्रुवीकरण हो रहा है यहाँ पे कि हमारे सपोर्ट में ही कहा जा रहा है, हम अपने हिसाब से मतलब निकाल ले रहे हैं, और इन चीज़ों से हमारी अभिवृत्ति नहीं बदलती, किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति नहीं बदलती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है, क्योंकि टॉपिक हो गया है पूरा। अब अभिवृत्ति में कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आप आराम से बहुत अच्छे से आंसर लिखेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं अपने तरीके से। और बाकी केस स्टडी में हम अच्छे से फिर से एटीट्यूड को देखें कि देखिए यहाँ पर ना आपके एटीट्यूड की जांच हो रही है, सावधान रहना है। खैर, प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं? इसमें क्या कठिनाइयाँ हैं, विस्तार से समझाइए। यह है आपका प्रश्न। दूसरा प्रश्न, धारण या अनुनयन से आप क्या समझते हैं? इसकी विफलता का कारण बताइए। इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखिए। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।